वो उसी पे टॉपिक भी क्लटर पढ़ रहे थे इस तरह को पकड़ के रख, इस तरह की लाइन graphical example. Consider an example of a hypothetical radar system SNR analysis, okay, and tabular form and in graphical form. Basically आप इस एग्जाम्पल में टेबुलर फॉर्म में वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स और ग्राफिकल फॉर्म में उसके एनालिसिस जो है we are going to discuss. So equation 2.27 is used to make the SNRC calculation. ये तो I guess सबको पता होगा SNRC. What is it? Signal to noise ratio coherence. वो जो आखिरी स्टूडेंट है. SNRC क्या है? Coherence. SNRC. Very good. Coherence. Last one. आप बताएं. What is coherence? ये लो थोड़ा What is coherence? अब वो भी वो बताएगा तो coherence बताइए. सर मैं बताऊं? नहीं. और किसको नहीं पता? Coherence का नहीं पता. What is coherence? Coherence. जी बताओ. सर जब हम मल्टीपल पल्सेस सेंड करते हैं और एंड पे उसको ऐड करके उसकी एवरेज निकाल लेते हैं. तो रजिस्टर कोड निकाल कि हम रडार को डिटेक्शन के लिए सिर्फ एक पल्स भेजते हैं लेकिन मल्टीपल पल्सेस भेजते हैं एनपी नंबर ऑफ पल्सेस और उनका फिर एवरेज लेके डिसाइड करते हैं बजाय इसके कि सिर्फ एक वैल्यू पे रिलाई करते हैं. खैर इक्वेशन 2.27 मैं निकाल भी देता हूँ. वीडियोस क्यों नहीं भेजता तुम मुझे ये देखिए दिस वन उसी चैनल पे जिस पे मैंने कल रात को तेरी दोनों वीडियो अपलोड की है. तूने किया है वीडियो मैंने कर दी है मैंने. तो ये बताया तेरा इवेंट में तोड़ दूंगा. ठीक है. दिस वन मैक्स भी विजिट करूंगा क्या बोलते हैं उसको well known radar range equation. ठीक है. for number of np number of pulses. ठीक है. we have SNRC instead of simple SNR and you know every parameter inside this equation. अगर फिर भी कोई पैरामीटर ज़हन में अभी नहीं है so you can still think for it. P average, TD, dwell time, GT, GR, lambda square sigma, Radar cross sectional area, 4πQ, R square, R4, K, T0, temperature, noise temperature, F noise figure, system. सर ये इसमें एफ और लैम्डा में थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ. अगर ये हल्का सा एक्सप्लेन कर दें. ये लैम्डा और कौन सा फ्रीक्वेंसी है? ये हाँ कैपिटल एफ जो है. अच्छा नहीं दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग देन दिस वन. यस सर. फ्रीक्वेंसी एफ के साथ तो आप कह सकते हैं कि मैं कंफ्यूज होता हूँ बट दिस इज नॉइज फिगर. इट टेल्स यू कि नॉइज जो है वो 10 dB है फॉर एग्जांपल. ठीक. मींस कि रिसीवर के इनपुट और आउटपुट पे जो नॉइज आई लेट्स सपोज मैं नॉइज ये एंड कर रहा हूँ एसएनआर के बजाय वन नॉइज एंड किया इनपुट पे आउटपुट इज 11. इट मींस 10 इज फ्रॉम द रिसीवर. ठीक हो ये नॉइज फिगर है. लैम्डा तो समथिंग एल्स. ठीक. फ्रीक्वेंसी एफ को हम हमेशा यू नो स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. नॉइज फिगर मींस कि एक आइडियल रिसीवर है तो उसके इनपुट पे जो भी आएगा सिग्नल आएगा या नॉइज आएगा दोनों आएंगे वैसे. जी सर. लेकिन अगर लेट्स सपोज इनपुट पे वन नॉइज है तो आउटपुट भी वन होगा क्योंकि वो आइडियल है. आइडियल हो. यस सर. लेकिन अगर आइडियल से वो जाहिर बात है एक्चुअल रिसीवर है तो नॉइज फिगर से मुराद ये है कि वो रिसीवर जब उसको प्रोसेस करता है इनपुट को आउटपुट तक तो वो खुद अपना नॉइज ऐड करता है तो इंक्रीज हो जाता है. वो एसएनआर को ही प्रोसेस कर रहा होता है
लेकिन वो नॉइज को भी इम्प्रूव कर देता है. That's given by the F noise figure. अच्छा जी, any other thing in this system losses K T naught, ये सारे आपको पता है. अच्छा जी. So consider a ground or air-based radar system and two targets with the following characteristics. One by one, आराम से देख चलते हैं. Transmitter. Transmitter is a set of components. Yes sir. Amplifier होंगे, इसमें सब बहुत सारी चीजें होंगी. But the output of the transmitter is the power. ठीक है? And somehow kilowatts या megawatts जो भी है. ठीक है? तो पहले ट्रांसमीटर की 150 किलोवाट का आपके पास पीक पावर का ट्रांसमीटर है. ट्रांसमीटर जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है वो है 9.4 गीगाहर्ट्ज. ठीक है. उसके बाद चूंकि हम कोहेरेंट एसएनआर यूज कर रहे हैं तो इसी वजह से हम पल्सेस को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करेंगे. सो पल्स विड्थ इज 1.2 माइक्रोसेकंड्स. मॉड्यूलेशन करेंगे, पल्स को कंप्रेस करेंगे. पल्स कंप्रेशन इज मींस कि पल्स का विड्थ कितना होगा, 1.2 माइक्रोसेकंड. अगर पल्स मॉड्यूलेशन करेंगे तो पीआरएफ पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी होगा 2 किलोहर्ट्ज. मींस कि 2000 हर्ट्ज मींस कि 2000 पल्सेस रिपीट हो गया पर सेकंड. 2000 पल्सेस पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी ये है कि आपने किस रेट से उसको रिपीट करना है. तो पल्स रिपीटिशन इंटरवल एंड पल्स रिपीटिशन फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर ये कैपिटल F स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, बट चूंकि स्टैंड अलोन नहीं है सो इट्स PRF. ओके. एंटेना किसी भी शेप का हो, एट द मोमेंट उसको सिंपलीफाई सर्कुलर एंटेना लिया गया है 2.4 मीटर का. डायमीटर इसकी 2 और एफिशिएंसी उसकी 0.6 है. एंटेना की बहुत सारी वो जो टाइप्स और वो है उसको आपको जस्ट बताया गया है कि assume an antenna of 2.4 meter diameter. Processing dwell time is 18 milliseconds. Means anyone? वेटिंग टाइम या यहाँ पर प्रोसेसिंग और dwell time में थोड़ा सा इसको अलग अलग ना लें. Dwell time means for how much time pulses will go and you come back. interact with the target. For how much time from time t equal to 0, from time t equal to 5 seconds. Let's suppose you started from the tip of the target. अब जब तक आपके pulses जो है बहुत सारे pulses उसके साथ interaction में है तब तक जो है आप dwell time के अंदर है. ठीक है. It's like convolution एक process है. So you started your beam and till the time you are in the interaction with the target कितनी देर के लिए, 18 सेकंड की, 18 मिलीसेकंड. तो इससे और बहुत सारे दूसरे पैरामीटर्स को आप आपस में अगर रिलेट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि पल्स विड्थ इज 1.2 माइक्रोसेकंड and if I divide 18 milliseconds with 1.2 I can get the total number of pulses. ठीक है. लेकिन provided that those pulses are like this is a pulse, okay, and the other pulse is again attached with it. लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है. We have some guard band in between. तो वो अगर आप निकालेंगे तो फिर वही नंबर नहीं आएगा. 18 divided by 1.2 वाला नंबर थोड़ा सा कम होगा उससे. 15. ठीक है. So processing dwell time कितने देर के लिए you are in the processing with the target. सर Dwell time and processing that dwell time. जी. मुझे इस बात समझ नहीं आई है क्योंकि हमने पहले एक दफ़ा बात की थी जब जैमर लगा होता है जहाज़ के ऊपर तो हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी जो है चेंज करते रहते हैं एक साथ. तो फिर वो उस टाइम पे ये गार्ड बैंड का क्या जिक्र आ सकता है, मुझे ये बात समझ नहीं आई. नहीं, गार्ड बैंड आप डोमेन को आप मिक्सअप न करें. यहाँ पर अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डिफरेंस चाहिए ना. मैं इन पल्सेस को लाइक आई कैन नॉट मेक इट अ वेव फॉर्म लाइक दिस. ये पल्सेस हैं. ठीक है.
जो आप दूसरी बात कर रहे हैं वो जब हम इधर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं सब फ्रीक्वेंसी बैंड और फिर ये आपके पास एक है और ये दूसरा है, तो ये जो आप बात कर रहे हैं ये वो बैंडविड्थ है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। शायद मुझे आपका क्वेश्चन उस तरह समझ नहीं आया, बट एट द मोमेंट आई एम जस्ट सिंपली सेइंग कि 18 मिलीसेकंड्स का आपका टोटल ड्वेल टाइम है और एक पल्स आपने 1.2 माइक्रोसेकंड का रखा है, सो 18 डिवाइडेड बाय 1.2 12 होता है। मिली और माइक्रो जितना भी कोई नंबर आता है, लेट्स सपोज 80, 12 होता इट मींस 80 पल्सेस है, वो 80 पल्सेस वुड बी लाइक दिस। अब अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं इस तरह के पल्सेस बना रहा हूँ, तो देन दैट विल बिकम 40, द नंबर विल बिकम 40 क्योंकि मैंने दरमियान में एक गार्ड नहीं दिया, तो एक पल्स के टाइम पे मैंने वो नहीं दिया, सच लाइक दैट। I'm just giving you how to relate numbers basically, the idea how to relate numbers, that these parameters with each others. अब गार्ड बैंड आपको पता है for other reason it's important, otherwise वो pulse नहीं रहेगा, that would be a continuous receiver noise figure अभी मैंने explain किया 2.5 dB, transmit losses 3.1 dB is in the transmitter, receiver losses in the receiver, signal processing losses, वो जो remaining components होंगे, कंप्यूटर लगा हुआ है उसका अपना प्रोसेसर लगा हुआ है वगैरह वगैरह, वो जो प्रोसेसिंग स्पेशली इमेज को प्रोसेस करने के लिए या मिक्सर या कोहेरेंट सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए, जो भी आप उसमें सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, atmospheric losses are on a per kilometer basis. Yes. So it's 0.16 dB for 1 kilometer 1 dB. ठीक है? उसके बाद सबसे important target RCS, क्योंकि this was last time हम लोग पढ़ रहे थे कि this is the one which is not in your control, या अगर आप if you are a stealth person, so then you are only controlling RCS. So इसके लिए range है 0 dBsm to 10 dBsm. So 0 correspond to 1 meter square. Yes. ठीक है ना? 0 dB is always 1. ये आपको पहले reference point 0 dB is 1 because dB is always a ratio of two quantities is 1 for a 0 for the reference 0. So 1 meter square का target to 0.1 meter square आपने कितना छोटा रखना है, so it should be like 1 meter square is that much by like the size of half of the body. And 0.1 is obviously lesser than that, and the target range is 5 to 105 millimeters. अब ये जो दो पैरामीटर्स हैं ये फिक्स नहीं है, ज़्यादातर बाकी सारे पैरामीटर्स आपके लिए फिक्स्ड हैं, तो graphically we can analyze these two to get a fixed number. It is customary to plot the SNR in dB as a function of range from the minimum range of interest to the maximum range of interest. ठीक है? यानी हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे, see how they vary. Okay, so let me show you figure 2.6. Figure 2.6 मैं पहले दिखाता हूँ, then I'll compare it. ठीक है जी? This is SNR versus range. तो आपके पास range क्या थी? The range of range was from 5 to 105. ठीक है? यानी the minimum value and the maximum value of the range of the target from the transmitter is 5 to 105 kilometers. Say 105 kilometers. और SNR की आपके पास ये dB possible values हो सकते हैं. So if you plot SNR against range, ठीक है, कर सकते हैं. Yes. रडार रेंज इक्वेशन में SNR given है, R given है, किस तरह वेरी हो रहा है 1/r4 के हिसाब से. 1/r4 का ग्राफ कैसे आता है? It's somehow exponential, या जो भी इसको बोलते हैं. मेरा बोला है जो जी डिकेइंग सिग्नल है, हाँ ठीक है. So you got for sigma 1 meter square and for sigma 0.1 meter square. हमारे पास दो ही थी. तो
if you are taking a threshold of 15 dB, किस चीज़ का threshold? SNR का threshold हम क्यों लेते हैं? क्योंकि यही वो पैरामीटर है जो डिसाइड करता है कि सिग्नल जो है वो मिनिमम रिसीवेबल है या नहीं। Probability of false मिनिमम सिग्नल स्ट्रेंथ, उसके बाद हम कहते हैं हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो 15 dB पे आपके पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि 0.1 मीटर स्क्वायर का टारगेट जो है you can detect at a range of 50 किलोमीटर, like 50, and अगर बड़ा टारगेट है, so target is bigger, so you can detect it at a longer range of 65. So इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास यहाँ पर इन सारे पैरामीटर्स में having fixed most of them, but just 2 of them are varying, like target RCS are not varying, but you can say in a range, are given in range of values, in the form of range of values. So then this is the way you analyze. So first thing, you need to know what is the equation. Second thing, you need to know what 2 parameters you are evaluating. Third, how to plot those parameters with each other, how to compare them, comparative analysis. Okay, so let's read. It is customary to plot the SNR in dB as a function of range from the minimum range of interest to the maximum range of interest. Figure 2.6 is an example of a plot of 2 target RCS value resulting from the given parameters. वो जो ग्राफ है वो obviously इन सारे पैरामीटर्स को पुट करके उस इक्वेशंस में दिया गया है। If it is assumed that the target is reliably detected at an SNR of about 15 dB, then the 1 meter targets will be 1 meter square target will be detectable at a range of approximately 65 kilometer, whereas the smaller target will be detectable at approximately 52 किलोमीटर। So यहाँ पर you can think of the courses like just knowing the radar range equation and obviously all other dependent equations जितनी भी है। मतलब अगर आपको SNRC से SNRC निकालना है, so what are those NPs and what are those bandwidth and things जो भी है वो आपको पता होना चाहिए। So just equations, and then those equations are parameters are compared with each other. You shall vary only 2 at a time, like one vary and the other one is determined, not a lot. लेकिन maximum जिस तरह इस वाले ग्राफ में आपके पास 3 पैरामीटर फिर वेरी होंगे। So normally we have so many curves. अब अगर आपको मैं कहूँ कि sigma is 2 meter square, तो there will be another curve जो कि शायद इस तरह इधर आए, ठीक है। लेकिन कर्व का शेप चेंज नहीं होगा। ये वाले कर्व जो है ना ये उसी शेप में होंगी, कर्व का रिलेशनशिप सेम। सेकंड हमारा एक और जो है इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, क्लटर एज द टारगेट। सो प्रीवियसली शायद आपको मैंने 2-3 दफा बताया भी होगा व्हाट इज क्लटर। अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल, Unwanted frequency। सर SNR, SIR और एक है SCR, ये 3 आपके पास अनवांटेड है। Noise is unwanted, interference is unwanted, and clutter is unwanted. What's the difference? सर क्या क्या सर क्लटर Signal to noise ratio, signal to interference signal ratio, to signal to interference clutter ratio। ratio, and signal to clutter ratio. सर आपने बताया था कि इंटरफेरेंस तो उसी तरह की कोई सिग्नल वो कर सकता है। इंटरफेरेंस उसी कोई तरह भी से बुराद तरह ये था कि उसी लो के चूंकि Jammers वगैरह वो सब। इलेक्ट्रिसिटी भी चलानी है, तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल लाइंस होंगे जो कि होंगे, पूरी पाकिस्तान में बिजली है माशाल्लाह। तो आपका रडार जो है पाकिस्तान में अगर ऑपरेशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी लाइंस की जो इंटरफेरेंस हो रही है उसको हम नॉइज फिल्लिंग कहते हैं। जी सर।
और क्लटर वो होता है जो जैमिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइक वो कैटेगरीज है, बेसिकली हम कैटेगरीज बना रहे हैं, इंटरफेरेंस या डिस्टरबेंस सारी क्रिएट कर रहे हैं। ऑल द थ्री आर डिस्टरबेंसेस। यस सर। हम इन डिस्टरबेंस को कैटेगराइज कर रहे हैं। एक नॉइज सर उसी के सिस्टम से जनरेट हुई होता है। नॉइज एक फॉर्म में है, इंटरफेरेंस का दूसरा फॉर्म है, और क्लटर वो है जो हम फ्रीक्वेंसी जैमर्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नहीं जेमर की बात नहीं कर रहे हैं, जेमर तो अननोन है जी सर। वो लाइक सम फिनोमेना जो कि टोटली अननोन है। क्लटर हम सिर्फ पहले नोन फिनोमेना को स्टडी कर रहे सर हैं। क्लटर तो अब वैसे आने ही आना होता है, इसके हम लोग कुछ कह सकते नहीं है ये कुछ। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्लटर से मुराद ये है कि इस्लामाबाद में रावल लेक है जी, बहुत बड़ा एक एरिया है, स्मूथ वाटर है, ठीक है। आपने रडार इधर लगाया हुआ है ऊपर नेट सबको, ठीक है। तो रावल लेक से जो आपके पास सिग्नल रिफ्लेक्ट होके आता है ना, दैट्स क्लटर। मतलब रिफ्लेक्टेड other than the target, though the intent is usually to detect a discrete target, एक आपका discrete target है in the presence of noise and interference. There are often unintentional signals received from the object and the antenna beam. अब वो जो टारगेट नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ एको है, सोर्स ऑफ एको। उससे जो एको आ रहा है ना, रावल डैम से जो एको आपके पास रिफ्लेक्ट होके आएगा। इस तरह कहीं भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, लेट्स सपोज केटू बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो अब रियल टारगेट नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए इट्स लाइक अ टारगेट, सो दैट टारगेट इज कॉल्ड क्लटर। क्लटर अनवांटेड सिग्नल या एको, अनवांटेड एको फ्रॉम टारगेट्स जो कि you can say discrete targets नहीं है, they are illuminating clutter, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर पहले फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। assume करें कि ये जो आपका सर्कुलर एरिया है that's रावल लेक, ठीक है। और यहाँ पर इस एरिया में से बहुत सारे जो है ना वापस एको जा रही है, रियल टारगेट नहीं है, कोई एनिमी कोई एयरप्लेन कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ फिक्स पहले से एग्जिस्ट की हुई terrain is a sort of clutter from like backscatter from a terrain, from a certain terrain is a clutter, ठीक है। लेकिन जो पानी वाला एग्जांपल मैंने दिया ना वो that's a bit. So what is grazing angle, ये भी आपको लास्ट टाइम बताया, ठीक है। Hypothetical smooth surface के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है। So we are going to study the surface clutter जो है वो कैसे है। Unintentional signal can result from the illuminating clutter, which can be on the surface of the earth, either in the form of land or sea, or in the atmosphere such as rain and snow. So SNR में भी हम ये कर रहे होते हैं कि सिग्नल और नॉइज में कंपटीशन होती है और हम चाहते हैं कि सिग्नल ऊपर आए, but if the noise dominate, so you are in trouble. यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल रावल लेक जो है वो एक अच्छा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जनरेट कर रहा है और उसमें एब्जॉर्प्शन जीरो है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, तो उसके ऊपर अगर किश्ती जा भी रही है और आप उस किश्ती को टारगेट कर रहे हैं लेकिन पानी आपके लिए ज़्यादा सिग्नल जो है रिफ्लेक्ट करके दे रहा है, सो यू आर इन ट्रबल। हु इज डोमिनेटिंग? क्लटर। हु शुड डोमिनेट? सिग्नल। सिग्नल टू क्लटर रेशियो में सिग्नल मस्ट डोमिनेट। What you will do with the clutter? You will suppress it, just like you do with the interference, just like you do with the noise. Okay. You have to suppress noise as much as you can, suppress interference as much as you can. Similarly, you have to suppress the clutter. अब clutter की ब्यूटी ये है कि आपको पहले से पता होगा। For example, रडार आपने इंस्टॉल किया, आप पहले उसको रावल लेक को आप अच्छी तरह बार-बार उसमें से एको आएगा, so you have a lot of time to study it and analyze it and then suppress it. ठीक है, so इसमें basically isolation या
Identification between signal and clutter, between signal and interference, between signal and noise is important. ठीक है? तो for surface clutter अब हम ये स्टडी करेंगे कि ये separation कैसे करें, या surface clutter में से जो echo आता है, backscatter आता है, वो कैसा होगा compared to a discrete target. तो सबसे बड़ी क्या आपके पास है, like water is not a conducting medium, reflecting medium like a metal की तरह तो नहीं है, उसमें सबसे पहले हमें क्या पूरा फिनोमेना क्या है, इंड्यूस करंट कहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, पानी में या मेटल में, ठीक है. सो एक आपके पास एक प्लस पॉइंट वही है. लेट्स सपोज एक जहाज को आप डिटेक्ट कर रहे हैं, वो वाटर में है, वाटर के सरफेस के ऊपर है, तो उसके इसमें पहला डिफरेंस क्या है कि मेटल में से जो इंड्यूस करंट होगा इट विल बी मच बेटर देन दैट ऑफ वाटर. वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा शायद, ठीक है. सो ये पैरामीटर्स लाइक एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड फॉर ईच एंड एवरी सरफेस. स्मूथ है या इन द फॉर्म ऑफ वेव्स है, रफनेस कितनी है वगैरह वगैरह. For surface clutter, the area illuminated by the radar antenna beam pattern, including the side lobes, determine the signal power. ठीक है. तो सबसे पहले हम कहते हैं कि हमने surface के level पे signal power को कैसे. For atmospheric clutter, the illuminating volume is defined by the antenna beams and the pulse width. यानी एटमॉस्फेरिक क्लटर की फॉर्म में क्लाउड्स हो सकते हैं. क्लाउड्स इज द फॉर्म ऑफ क्लटर, जो कि टारगेट इज बिहाइंड द क्लाउड्स एंड यू आर गेटिंग सिग्नल फ्रॉम द क्लाउड्स. ठीक है. तो उस केस में वॉल्यूम डज मैटर इंस्टेड ऑफ टू हाउ मच थिक दे आर, इंस्टेड ऑफ सरफेस. ठीक है. For atmospheric clutter, the illuminated volume is defined by the antenna beam width and the pulse length. The purpose of the radar equation is to determine target SIR, given that the interference is surface or atmospheric clutter. ठीक है. In the case of either, the ratio is determined by dividing the target signal by the clutter signal to produce the target to clutter ratio. ठीक है. SIR कैसे आएगा? You have the target signal, you have the clutter signal. आप इनको ratio निकालेंगे. Ratio में which quantity you want to dominate, obviously the target. ठीक है. But if clutter is dominating, so then you have to do some other things. और उन other things में आप जिस तरह कह रहे थे, we keep varying frequency, we doing power, keep varying power, वगैरह वगैरह, और इस तरह कहीं न कहीं किसी स्टेज पे we have to dominate. या सप्रेस करने के तरीके भी आपको पता है, फिल्टर लगाते हैं और वो उसको खत्म कर देते हैं. ठीक है जी. The use of RRE for the signal resulting from clutter is summarized by substituting the RCS of the clutter cell into the RRE in place of the target RCS. In many cases, all the terms in radar equation cancels except RCS. बाकी सारे पैरामीटर्स कैंसल आउट हो जाएंगे. ओनली द क्लटर एंड सो लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे व्हाट वाज RCS, radar cross section. What is radar cross section? Determining from all the parameters the size of the object. The size of the object आपके पास अगर लेट्स सपोज रावल लेक को आप कंपेयर कर रहे हैं किश्ती से, तो वहाँ से भी आपको आइडिया होगा कि एक का सरफेस एरिया कितना बड़ा है और दूसरे का कितना कम है. So you can identify very easily that what is clutter and what is ठीक है. यानी एक का RCS आया 1 मीटर स्क्वायर और दूसरे का आया like 10 किलोमीटर स्क्वायर. इतना तो खैर लेकिन नहीं है, but इस्लामाबाद is like 10 किलोमीटर स्क्वायर. So let's suppose इस्लामाबाद का range is also to be, it is also clutter. ठीक है. So वो वहाँ से भी आपको, but still 10 किलोमीटर के बजाय राउंड लेक जो है that might be 2 किलोमीटर स्क्वायर. So 2 किलोमीटर is much more than 1 meter square. You get it? What am I
missing थोड़ा बहुत. idea. In some cases, as with the ground mapping radar, अच्छा अब radar की multiple purposes हैं. So for example, if you are doing weather radar या mapping radar, so in that case, what you are going to study, not the discrete target, but the clutter. So the clutter himself is useful thing for you to study at that time. लेकिन वो उसको फिर बेशक आप clutter में कहें, ठीक है? You can name it something else, but for ground mapping तो मैं रावल लैब को identify कर रहा हूँ. So in that case, I'm going to study what is the clutter. So उस clutter को ही मैं I'm going to analyze. ठीक है? In other cases, the antenna is to detect discrete targets in the presence of these interference signals. In either case, it is important to understand the signal received from the clutter region. Chapter 5 described these characteristics in detail. लेकिन नीचे हम इसकी थोड़ी सी summary देख लेते हैं. ठीक है जी? So पहला है surface clutter. As I said, कि आपके पास एक smooth surface है, and the radar is emitting a signal, and this signal is touching it at certain angle. Obviously, आप अगर if this is the surface, the radar orientation is like this. ठीक है? So obviously the echo is much different than compared to this one, because it is believed that this signal will go like this. It depends on the reflection coefficients and the orientation of the surface. लेकिन this clutter is different than this. That's why the grazing angle is to be considered. So surface clutter is got many forms. First thing is the surface is smooth. Okay, on a unit area, obviously. Unit area से कितने आपके पास echo आ रहा है? The radar cross section value for a surface clutter cell. ठीक है, unit area यहाँ पर cell है. Is determined from the average reflectivity. ठीक है, average reflectivity. Sigma 0 of the particular clutter type. Okay. So many things. Clutter type means कि clutter is from the water, or is it from the ground, or is it from the mountains? Those are different shapes. Roughness factor is different compared to a plain area, road, or maybe sand. Sand is glass. Making different glass है फिर या whatever the मतलब या अगर buildings बने हुए हैं हर जगह पे लोगों ने solar panels लगाए हुए हैं, metals ऊपर है, वो metals create कर रहे हैं problem, एक scenario create कर सकते हैं, ठीक है ना? हर घर के ऊपर अगर solar panels लगे हुए हैं तो उनके साथ उन्होंने metal object भी लगाए हुए हैं, ठीक है? तो that can create a problem as well. So clutter type, surface reflectivity, ठीक है, एवरेज रिफ्लेक्टिविटी, ये सारे टर्म इन मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया टाइम्स द एरिया ऑफ द clutter cell. So simple है कि we are adding of for one unit how much bigger is the surface times how much is the average reflectivity is the total reflective sigma from the clutter. Surface clutter radar cross section. AC is the area of the illuminated ground or sea surface clutter cell in square meters, and this is the surface backscatter coefficient, average reflectivity per unit area, square meters per square meters. So per square meter के साथ cancel हो जाएगा, net you will get square meters. Same quantity the area times the cross section is equal to the cross section. In this case, area is making per unit area. This is not an area, this is per unit area, sort of. So it's just making, this area just making, is like a factor. And हम कह रहे हैं कि एक घर से जितनी रिफ्लेक्शन हो रही है 100 घरों से 100 टाइम्स हो रही है. सिंपल सी बात है. ठीक है जी? ये क्लियर हो गया? What we are categorizing कि क्लटर को हम पहले सरफेस और वॉल्यूम में दो बिग कैटेगरीज में अलग अलग हैं. सरफेस से मुराद ये है कि वाटर इज द सरफेस, ठीक है,
और इस तरह जिस तरह नेचुरली उसमें 4 डिग्री से टेम्परेचर कुछ और रहता है और नीचे जो फिशेस स्विम कर रहे होते हैं ऊपर वो आइस बन जाता है. So इसी तरह हम से वी आर जस्ट टेकिंग द सरफेस एरिया एलोन, ठीक है. और फिर अगर हम उसका वॉल्यूम लेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक रे जो है वो इट्स इंसर्टेड इन द वाटर और फिर उसके बाद वो किसी तरह वाटर से बाहर निकल के वापस रिफ्लेक्ट एको में आ रहा है. So that is very unlikely in this particular case, but very much likely in case of the cloud. क्योंकि क्लाउड से वो स्कैटर बैक स्कैटर भी what we last time discussed कि वो in the form of scattering का फिनोमेना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएगा other compared to reflection. ठीक है. इन फिनोमेना में से कोई भी फिनोमेना डोमिनेट करता है तो वो फिर obviously problematic हो जाता है. And that varies with frequency. ये मैंने आपको बताया so many times. So volume, okay. यहाँ पे chapter 5 provides the formula for the calculation of the clutter area. Figure 2.7 depicts the area of the clutter cell illuminated on the surface. The clutter consists of a multitude of individual reflecting objects, rocks, grass, dirt, thorns, twigs, branches, tree. जो दरख्तों के पत्ते हैं ना, even they are problematic. We call it vegetations. ठीक है. जो दरख्तों के गुरा क्या बोलते हैं घना बुरा दरख्त हो और एक जो है वो पतला दुबला हो, तो what's the difference? The number of leaves. जिसमें ज़्यादा पत्ते हैं, फिर प्रॉब्लम ये होता है कि जैसी बारिश होती है तो उन पत्तों पे ना पानी थोड़ा थोड़ा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम दे बारिश रुक भी गई फिर उस पर पानी होता है. वो जो एक कतरा होता है दे आर गुड रिफ्लेक्टर. तो एक पत्ते से फिर वो सिग्नल जो है बहुत सारे जगहों पे प्रॉब्लमेटिक बन जाता है. सो इवन वेजिटेशन इज अ प्रॉब्लम एट टाइम्स अगर आप बाकी टरेन की बाकी चीज़ें नहीं लेते. ठीक है. बट सो वैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो फायदे के लिए यूज़ हो रहे हैं. ठीक है. हाँ, इट डिपेंड्स कि आप कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं. मैंने so many times told you कि if there is this is the arc, you have the antenna here, you are using a particular frequency and you can have a signal जो कि पूरे globe को ना cover कर रहा है. So ये इन्हीं phenomena की वजह से हो रहा है. या in other words, sun rays are not coming here directly, लेकिन because of these reflections हमें लाइट ऑफ भी कर दे फिर भी सन रेज की सनलाइट होती है. तो वॉल्यूम क्लटर जी काफी नहीं आ बस ये खत्म करें थोड़ा सा है. वॉल्यूम क्लटर इज पार्ट ऑफ द रडार क्रॉस सेक्शन वैल्यू for the volumetric clutter cell is determined from the average reflectivity of the particular clutter type per unit volume. The only difference is that was per unit surface area, and this is obviously now you are considering the depth as well. So trees की vegetation में like you must consider the depth as well. There is some signal will go into it, will go through some twiggling bark inside, and फिर उसके बाद वहाँ से वो मज़ीद strong होकर reflect होकर आएगा. And I told you वो strong, basically वो strong नहीं होके आएगा, there will be no gain, लेकिन वो weak नहीं हो रहा basically. Signal reflect हो रहा है अपने उसी particular power के साथ. That's सारा जो game है ना वो power का ही है. ठीक है. यहाँ पर ये मैंने diagram draw की थी. यहाँ पर क्या हो गया? तकरीबन ये वाली जो पावर थी टोटल पावर लेट सपोज जितनी भी आ रही थी 10. ठीक है. सो ये पार्ट्स में चली गई. So 5 goes there, 5 is reflected compared to this one. यहाँ से जितनी पावर आई, ठीक है. अब if you got a certain shape like this, for example, ठीक है. तो अब जितनी भी पावर आ रही है ना, you are just combining them like वो यहाँ पे स्टोर हो रही है और फिर वो ज़्यादा पावर के साथ जो है ना रिफ्लेक्ट होके जाएगा. डिपेंड्स कि आपने ये जो एरिया है ये कैसा है. समथिंग लाइक दिस, यहाँ पर वो सारी पावर आई कंबाइन होके मजीद ज़्यादा पावर के साथ या यू कैन से विद द सेम पावर रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा. सो रिफ्लेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज
is reflectivity? It's a parameter. It tells you कि कितनी severity के साथ reflection हो रही है, ठीक है? Reflectivity. क्या दिखाता है? So यहाँ पर ये equation हो गया, just like that. The volume VC of the cell illuminated by the radar is depicted in figure 2.8. Chapter 5 return to solve. Figure 2.8 is this. ठीक हो गया? अब it's like a वो जो catapult नहीं होता? It's like catapult. Yes. The more you are stretching it, so that means कि the depth is also important. The more it goes into certain depth, ये सारा कंबाइन होके नहीं सच में ज्यादा पावर के साथ रिफ्लेक्ट होके आएगा। अबे फोन में तो पुराने जमाने में टेक्निक होती थी, ये चीज का पूछ ले रहा था कैटाबॉल का पता है चलिए कमांड से बात कर रहे हैं। गाड़ी नहीं होती थी। अच्छा मुझे आपका वाला क्वेश्चन याद आ पुराने गया। जमाने में कैसे सर आपने पूछा था ना इसको नल क्यों बोलते हैं? पता नहीं खींच के मेरे जहन में नहीं आया था। बड़े बड़े तीर But we इसको have कैटाबॉल बोलते हैं। these antenna lobes Yes. and I told you that these are null lines. ठीक है? इसको null इसलिए बोलते हैं कि it is assumed कि यहाँ पर कोई पावर सिग्नल नहीं होगा। Zero signal, null means zero. Any other question? लेक्चर ले रही थी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। सर ये इसको बस रिकॉर्ड डायग्राम बनी हुई है, इसमें कैसे पता लग रहा है कि सिग्नल बहुत पावर के साथ वापस मुड़ के आ रहा है? मतलब यहाँ पे कैसे हम देखेंगे? नहीं बेसिकली तो ये आप नेकेड आई से ही विजुअलाइज करें ना कि आपका थोड़ा सा पावर इस तरफ गया, थोड़ा सा इस तरफ गया और थोड़ा सा इस तरफ गया। अब यहाँ पर ये यू होके जाएगा, ये यू होके जाएगा, तो इसी वजह से हो सकता है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट हो, बजाय इसके कि अगर ये तो जितनी हम इनको इनर डेप्थ दे रहे हैं उतना वो इंटरफेरेंस जो है वो आपस में कंबाइन so it's just like they are accumulating, all these rays are accumulating, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है सर। हाँ और कुछ जाहिर बात है यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होके जा रहा है तो वो आपस में ना स्ट्रॉन्गर लीक कहीं नहीं हो रहा, इन अदर वर्ड्स लीक नहीं हो रहा, ठीक है? अगर ये सिंपल एक सरफेस होता तो वो ये अपनी जगह पे अपने तौर पे लीक आउट हो जाता, ये उस तरफ लीक आउट हो जाता और सिर्फ ये वापस आता। सिर्फ ये काम सिलेंड्रिकल सरफेस है, कुछ नहीं वॉल्यूम या फिर मीटर स्क्वायर एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है? दिस इज अ सरफेस एरिया तो नहीं बोला एंड वी हैव वॉल्यूम, दिस इज अ वॉल्यूम। इसकी अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ सो दिस इज मीटर स्क्वायर धोती कोर और ये कंबाइंड जो है ना मीटर क्यूब, दिस इज मीटर क्यूब, ठीक है? सो वी आर जस्ट कंपेयरिंग कि आपके पास टेरेन में कुछ एरियाज ऐसे हैं जो सरफेस क्लटर क्रिएट करते हैं और कुछ ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर वॉल्यूम क्लटर क्रिएट होता है, ठीक है? और जब हम तीसरी बात करेंगे अगर मीटर की, सो दैट मीटर इज लाइक अ मेटालिक रॉड और ये फिर एक एंटेना है तो वो इंटरफेरेंस है, दैट्स एन इंटरफेरेंस है, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल वायर है तो यू कैन टेक दैट वायर एज अ और उसमें मेटालिक भी है तो वो अलग कैटेगरी हमने बनाई। This is very important to identify SNR, SIR and SCR. ठीक है? लिखी है चलो